हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर दी चेंजेस दैट कैन बी सीन इन दी इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट। इससे पहले हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमको बेसिकली ये याद रखना है कि हमारा किस डेट से वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और किस डेट पे एंड हुआ था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो ऑफ इंडिया थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था। इसमें बताया गया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कराना हमको इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर सकें। और उसमें 8 पॉइंट्स बताए गए थे जिन जिन पे बात की गई थी कि जो भी हमारे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, वुमेन्स हैं, या फिर हमारे सबको क्या मिलेगा, इंडिया का इक्वली जस्टिस मिलेगा, सोशल मिलेगा, पॉलिटिकली पावर मिलेगी, इक्वलिटी ऑफ जस्टिस फॉर स्टेटस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, और जितने भी लॉ हैं वो सब के लिए एप्लीकेबल होंगे सेम। ठीक है, तो ये हमारी बात की गई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के अंदर। इसमें हमने एक और बात की थी कि यहाँ पे जो है प्रमोशन होगा हमारा वर्ल्ड पीस का, इंडिया एज ए कंट्रीब्यूट कर रहा होगा प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड द वेलफेयर ऑफ द मेन काइंड। ठीक है, इसमें आपको जो ये याद रखना है कि हमारा कब अडॉप्टेड हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड हुआ जनवरी 22, 1947। अब बात कर लेते हैं हम चेंज व्हाट आर दी चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इसमें जैसे कि चेंजेस के अंदर हमको बताया गया है कि यहाँ पे जो पहले हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स कौन से स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट्स हमारे वो स्टेट थे जो कि हमारा इनिशियल डेज के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे, लेकिन वो जो है बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट हुए। और वो कैसा प्रोसेस था, वो हमारा ग्रेजुअली प्रोसेस था। इन हमारे प्रिंसली स्टेट के अंदर जैसे कुछ एग्जाम्पल इंक्लूडेड हैं, जयपुर हो गया, पटियाला हो गया, रेवा हो गया, उदयपुर हो गया। ठीक है, ये सारे जो है इन 6 स्टेट्स थे जो हमारे बाद में ऑन अप्रैल 28, 1947 में ये जो 6 स्टेट थे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बने। ठीक है, तो कौन से 6 स्टेट हैं, ये हैं हमारे बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रेवा एंड दी उदयपुर। अब यहाँ पे बात की गई थी ये हमारा जो इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर जो चेंजेस थे, जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स का आना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्मेशन कराने के लिए, ये हमारा एप्लीकेबल हुआ था जब हमारा लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया था जून 3, 1947 के अंदर। और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जो था वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, लॉर्ड माउंटेबन प्लान जो था वो हमारा पार्टीशन ऑफ द कंट्री कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिन्होंने हमको इंट्रोड्यूस की थी टर्म सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो ये सब आप जानते होंगे सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों दिया गया और किसके लिए दिया गया, कौन कौन से मेंबर्स को दिया गया। इनिशियली जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो हमको मुस्लिम मेंबर्स को दिया गया, जिसके कारण वो अपना खुद का एक वोटिंग राइट ले सकें और खुद के इलेक्शन कंडक्ट करा सकें विद दी एंड चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम मेंबर। ठीक है, अब बाद में इसके बाद जो है सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस होने के बाद, माउंटबेटन प्लान में आने के बाद, हम यहाँ पे जो मुस्लिम लीग थी वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर में आ गई थी। तो पहले हमारे प्रिंसली स्टेट आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, फिर आए थे पार्टिसिपेट हुआ था मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग ने क्यों पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इसलिए पार्टिसिपेशन किया क्योंकि मुस्लिम लीग जानती थी कि वो आगे चल के एक अपना खुद का एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे जिसको वो नेम देंगे पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम्ड होगी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे, क्या क्या आर्टिकल्स चेंजेस लाए जाएंगे, एक्ट्स लाए जाएंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के रेफर में आकर के समझ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे हमारे इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के अंदर 3 चेंजेस किए गए थे। पहली बात की गई थी कि ये जो हमारी असेंबली है फुल्ली हमारी सोवरन बॉडी होगी। अब सोवरन बॉडी क्या होती है, सोवरन बॉडी हमारी वो बॉडी होती है जिसके अंदर हमारी ट्रांसफ़र ऑफ द पावर होती है। हम जानते हैं इंडिया एक ऐसा स्टेट है जो कि हमारा सोवरन स्टेट कहलाता है, यानी कि इंडिया के अंदर जो हमारा बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था, ब्रिटिश रूल ने हमारा ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया गया था इंडियंस के हैंड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट में बात की गई है कि यहाँ पे हमारे 2 सेपरेट फंक्शन असाइंड होंगे असेंबली के अंदर।
पहला होगा हमारा फ्री इंडिया और सेकंड होगा इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द कंट्री। ऑर्डिनरी लॉज भी मैंने आपको बताया था, ऑर्डिनरी लॉज हमारे किस टाइम पीरियड तक एप्लीकेबल होते हैं और क्या क्या पावर होती है। तो जो भी हमारी जुडिशल पावर होती है वो हमारी ऑर्डिनरी लॉज के अंदर आ रही होती है। कितने टाइम पीरियड तक ये एप्लीकेबल होती है? ऑर्डिनरी लॉज जो होते हैं हमारे अप टू 6 मंथ टाइम पीरियड तक के लिए एप्लीकेबल हो रहे होते हैं। ठीक है। Whenever the assembly meet as the constituent body, it was the legislative body। यहाँ पे बताया गया है जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बॉडी के चेयरपर्सन रहे थे। ठीक है। और वो हमारी कैसी थी, ये हमारे फाइनली इसमें बात की गई है जैसे GV मावलंकर जो हैं ये हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी के चेयरपर्सन थे। ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कौन, हम जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बॉडी के मेंबर थे और हमारे जो GV मावलंकर हैं ये हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी के चेयरपर्सन थे। अब यहाँ पे डेट्स मेंशन की गई हैं कि नवंबर 26 1949 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कम्प्लीटली फ्रेम हो गया था और तैयार हो गया था बनाने के लिए कैसे कैसे हमारा आगे चल के ये एप्लीकेबल होगा पर्टिकुलर सिटीजन्स के लिए ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है। मुस्लिम लीग्स जो हमारी पहले इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थी, बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट हो गई थी क्योंकि उसको अपना खुद का स्टेट पाकिस्तान बनाना था जहाँ पे उसके अंदर खुद के रूल्स रेगुलेशन चलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट होना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था। ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है कि हमारे जो पहले मेंबर्स थे जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो मेंबर थे वो हमारे इनिशियल डेज में ज़्यादा थे, वो हमारे फर्दर कुछ मेंबर रिड्यूस हो गए थे क्योंकि हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर से रूलिंग करके जा रही थी। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस हमारे यहाँ से एक्सक्लूडेड हो जाएंगे। मुस्लिम लीग के मेंबर्स यहाँ पे बढ़े तो इनिशियली वो इंक्रीज़ होंगे लेकिन बाद में चल के वो डिक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपना सेपरेट स्टेट पाकिस्तान फॉर्म्ड कर लिया है। ठीक है। तो वो यहाँ पे बात की गई है कि जो हमारे टोटल पहले इनिशियली 389 मेंबर्स फिक्स थे 1946 के अंदर, वो हमारे रिड्यूस हो करके 299 रह गए थे कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। अब यहाँ पे बात की गई है ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थी हमारी, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी रिड्यूस हुई थी। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस की रिड्यूस स्ट्रेंथ जो है वो हमारी 296 से 229 जो है रिड्यूस हुई थी। और प्रिंसली स्टेट्स जो हैं हमारे, जो इनिशियल पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो हमारे बेसिकली वो भी रिड्यूस हुए थे। ठीक है। 93 थे पहले इनिशियली, लेकिन आफ्टर दी माउंटबेटन प्लान केम और आफ्टर दी कैबिनेट मिशन प्लान केम दे विल रिड्यूसेस, और वो हाउ मेनी नंबर्स दे विल रिड्यूसेस टू दी नंबर ऑफ दी 70 मार्क। ठीक है। दिसंबर 31 1947। अब यहाँ पे हम बात की गई है कि स्टेट वाइज मेंबरशिप क्या थी असेंबली की। ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शंस और देख लेते हैं, इसके अलावा क्या क्या फंक्शन रिप्रेजेंट किए गए हैं हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत। यहाँ पे बताया गया है कि हमारा इंडिया की जो मेंबरशिप है जो कि रिप्रेजेंट करती है कॉमनवेल्थ को, वो हमारी 1949 के अंदर मेंबरशिप इंक्लूडेड है। अब ये कॉमनवेल्थ टर्म क्या होती है, ये मैंने आपको समझाई थी। कॉमनवेल्थ टर्म वो होती है हमारी जो ऑल ओवर दी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी को रिप्रेजेंट करती है और उसकी जितनी भी टेरिटरी हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको जो है रिप्रेजेंट करने का काम कर रही होती है। वो सारी चीज़ें हमारी कॉमनवेल्थ के अंदर आ रही होती हैं। फिर हमने जो है जुलाई 22 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। नेशनल एंथम हमारा अडॉप्टेड हुआ था जनवरी 24 1950 के अंदर, और नेशनल सॉन्ग जो है हमारा जनवरी 24 1950 को अडॉप्टेड किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, इलेक्टेड किए गए थे ऑन जनवरी 24 1950 के अंतर्गत। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा बेस्ड है कम्युनिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे बेस्ड। ठीक है। तो इसमें इंडिपेंडेंस एक्ट में जो है 1947 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो है माउंटबेटन प्लान जब आया था तब हमारे जो है पहले प्रिंसली स्टेट पार्ट नहीं थे, बाद में वो आगे चलकर जो है
हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट हो गए थे। इनिशियली 6 स्टेट्स जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बने थे, जो कि हमारे कैसे थे, प्रिंसली स्टेट जो थे वो हमारे वर्क कर रहे थे। बाद में चल के हमारी मुस्लिम लीग एंटर्ड हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। फिर हमारा जब कैबिनेट मिशन प्लान आया उसके बाद जो है हमारी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वो हमारी रिड्यूस हो गई। ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंसेस रिड्यूस हो गई। मुस्लिम लीग ने अपना सेपरेट स्टेट पाकिस्तान बना लिया तो वो भी हमारी वहाँ से रिड्यूस हो गई। ठीक है, कम्युनिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे बताया गया है कि जो नंबर है यहाँ पे मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी हमारी बताई गई हैं, उनके रोल समझाए गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टास्क था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मेजर कम्युनिटी और हमारी माइनर कम्युनिटी। तो मेजर कम्युनिटी हमारी वो कम्युनिटी थी जिसके पास जो है हायर अथॉरिटी थी, सुप्रीम पावर थी, जैसे कि वो हमारी और वो हमारे रेस्पॉन्सिबल होंगे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कराने के लिए, उसको लॉ को इनेक्ट कराने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी मेजर कम्युनिटीज़ के अंदर आती हैं। और माइनर कम्युनिटीज़ के अंदर ये चीज़ें आती हैं जो हमारी लो कम्युनिटी होती हैं, जिसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा हाउस कम्युनिटी, फाइनेंस कम्युनिटी। ये सारी चीज़ें हमारी माइनर कम्युनिटी के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, आउट ऑफ दीज 8 वर मेजर कम्युनिटीज़ एंड अदर वर माइनर कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे बताया गया है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके अंदर जो नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ थी इनको डिफरेंट टास्क दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो मेजर कम्युनिटी थी वो हमारी बेसिकली 8 थी और जो 13 हमारी माइनर कम्युनिटी थी। अब ये आप देख लेना, जो हमारी यूनियन पावर कम्युनिटी है ये हमारी हेडेड हुई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सिमिलरली यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कम्युनिटी भी हेडेड हुई थी हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, सरदार पटेल के द्वारा हमारी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से की गई थी। फिर यहाँ पे हम वो अदर कम्युनिटीज़ भी आती हैं इसके अंदर, जैसे फंडामेंटल राइट सब कम्युनिटी है, माइनॉरिटी सब कम्युनिटी है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड सम एक्सक्लूडेड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कम्युनिटी है। ठीक है, तो ये सारी कम्युनिटी हमारी आती हैं मेजर कम्युनिटी के अंदर। माइनर कम्युनिटीज़ वो कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि रिलेटेड करती हैं हमारी फाइनेंस को और प्रेसिडेंशियल कम्युनिटी को, हाउस कम्युनिटी को। ये आप देख लेना, हाउस कम्युनिटी के हेड कौन थे हमारे। ठीक है, फाइनेंस कम्युनिटी के हेड कौन थे, फाइनेंस कम्युनिटी के हेड थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ये हमने पढ़ा था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर जो चेंजेस बात किए गए थे, जहाँ पे मेंशन था हमारे अदर फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे हेड थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए, फ्रेम कराने के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट वो चुने गए थे और उसके बाद उनको एक माइनर कम्युनिटी भी दी गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ड्राफ्टिंग कम्युनिटी की। तो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी हमारी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो हेड थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फ्रेम कराने के लिए वो थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, और वेरियस अदर पर्सन्स भी हैं इनके अलावा, जो टोटल 7 मेंबर थे जो उन्होंने ड्राफ्टिंग कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अंदर हेल्प की गई थी, जैसे BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी, ठीक है, KM मुंशी, सईद मोहम्मद सदुल्ला और TT कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ये हमारे बाद में रिप्लेस होके DP खैतान आए थे इनके बाद। ठीक है, तो ये सारे जो मेंबर्स हैं ये हमारी ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के मेंबर हैं। ड्राफ्टिंग कम्युनिटी में वो है हमारी जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्योंकि हमारी ड्राफ्टिंग कम्युनिटी की यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, वो चेयरपर्सन थे। तो उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था और फिर उसकी जो है बेसिकली उनको जो है रिवाइज किया था। फर्स्ट रीडिंग की थी, सेकंड रीडिंग की थी। ठीक है, रीडिंग करी थी उन्होंने बेसिकली हाउसेस के अंदर, जिसके कारण जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे चल के इनेक्ट हो सके। ठीक है, तो ये मेंशन है हमारा इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यहाँ पे जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट बन करके तैयार हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी पहले फर्स्ट रीडिंग हुई थी। फर्स्ट रीडिंग हुई थी हमारी November 4, 1948 के अंदर।
फिर हमारी जो है उसके 5 डेज़ आफ्टर जो है 9 नवंबर 1948 तक ये हमारी फर्स्ट रीडिंग चली थी। सेकंड रीडिंग चली थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारा ड्राफ्ट हुआ था वो हमारी, अब जो ये रीडिंग थी ये हमारी क्लॉज बाय क्लॉज हुई थी। नवंबर 15 से स्टार्ट हुई थी, अक्टूबर 17 1949 तक की चली थी। और थर्ड रीडिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो हमारी फाइनल रीडिंग थी, ठीक है। इसके बाद हमारी कोई रीडिंग नहीं हुई। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये कब तक चली थी, ये हमारी नवंबर 26 1949 तक ये हमारी चली थी, ठीक है। स्टार्ट हुई थी नवंबर 14 1949 से। अब ये हमारी फाइनल रीडिंग थी, तो इसके बाद जो है हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट कराने की परमिशन ग्रांटेड हो गई थी। अब यहाँ पे वेरियस मेंबर जो हैं वो हमने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, असेंबली के अंदर। जैसे कि यहाँ पे टोटल 299 मेंबर्स थे असेंबली के अंदर, जिसमें कि 284 प्रेजेंट रहे थे जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया था। लेकिन जो हमारे मेन लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कि हैं हमारे महात्मा गांधी, वो हमारे बेसिकली इसका पार्ट नहीं थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949 कंटेन्ड अ प्रीएम्बल। अब ये बता रहा है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी फॉर्म्ड हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया, तो उससे पहले हमको एक चीज़ और बनानी थी, वो था हमारा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है। तो प्रीएम्बल अभी आप इतना याद रख सकते हो, प्रीएम्बल ही हमको बताता है कि हमारा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की समरी बताता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा रहेगा, उसके अंदर आर्टिकल्स मेंशन रहेंगे, कितने शेड्यूल्स मेंशन रहेंगे, ठीक है। तो अब जैसे जो प्रेम्बल के अंदर हमारे 395 आर्टिकल्स मेंशन है, 8 शेड्यूल मेंशन है, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द लॉ मिनिस्टर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ही took place a very prominent part in the deliberation of the assembly। तो ये आप समझ गए, उनका जो है इम्पोर्टेंट रोल था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, ड्राफ्ट कराने के लिए, ठीक है। इनको इसीलिए फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। On November 19, 2015, the government of India has decided to celebrate the 26 November every year the Constitution Day। तो जिसको हम संविधान दिवस भी कहते हैं। तो हर साल हमारा जो है नवंबर 26 को संविधान दिवस मनाया जाता है, जिसके कारण जो है हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को जो है प्रमोट कर सकें ऑल ओवर दी सिटीजन्स और ऑल ओवर दी इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। फिर हमारी बात आती है कि एनफोर्समेंट कब चालू हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे बताया गया है कि जनवरी 1950 के अंदर जो है ये हमारा दिन था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की डेट ऑफ कमेंसमेंट चालू हुआ था, और इसी दिन हमारा रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये डेट हमारी 26 जनवरी क्यों चुनी गई, ये हमारी इसलिए चुनी गई ताकि जो है इसकी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि 1930 के अंदर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेन लीडर्स थे, ठीक है, बड़े बड़े, उन्होंने डिमांड किया था पूर्ण स्वराज की, ठीक है। उन्होंने बेसिकली मैंने आपको बताया भी था जो हमारे वेरियस प्लान्स आ रहे थे, जैसे कि हमारे मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म हो गया, जहाँ पे बात की गई थी कि आपको जो है डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो अब 1930 के अंदर टाइम पीरियड तक आते आते क्या हुआ कि इंडियंस ने स्टार्टेड कर दिया था डिमांड करना पूर्ण स्वराज, ना कि डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे हमारा 26 जनवरी का मेन इम्पोर्टेंस है। The commencement of the Constitution, the Indian Independence Act of 1947, the Government of India Act। अब यहाँ पे बता रहा है, अब जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हुआ तो इसने जो है प्रेम्बल हमारा फॉर्मेशन हुआ, वो भी इनेक्टेड हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया, वो भी इनेक्टेड हो गया। तो इनके इनेक्टेड होने से जो हमारे प्रीवियस एक्ट थे कौन कौन से, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इनको जो है एलिमिनेट कर दिया गया था, ठीक है। और फाइनली हमारा एज ए कॉन्स्टिट्यूशन एक इमर्ज होकर आ गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में। अब यहाँ पे बात की गई है कि एक्सपर्ट कम्युनिटीज़ ऑफ कांग्रेस कौन कौन सी थी। तो यहाँ पे देख लेना, ये जो मेंबर्स हैं हमारे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गया जो कि चेयरमैन थे, के मुंशी हो गया, एन गोपाल स्वामी हो गया, केटी शाह, और हमारे ये जितने भी मेंबर्स थे ये हमारे
कांग्रेस कम्युनिटी के एक्सपर्ट मेंबर्स थे जो कि बताते थे कि हमारा कैसे रोल प्ले होगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, और जितने भी उनका वर्क फंक्शन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम कराने के लिए और उसके अंदर जो है उसको इनेक्ट कराने के लिए ये सारे मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल हो रहे थे। तो ड्राफ्ट क्या था, ये हमारा B.R. अम्बेडकर ने और ये सारे जितने भी मेंबर्स थे ये इसको जो है एनफोर्समेंट कराने के लिए, इनेक्टेड कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है। द कमेटी हैज़ 2 सेटिंग्स, फर्स्ट एट न्यू दिल्ली एंड सेकेंड एट बॉम्बे। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रोल प्ले किया था, जैसे कि हमारे ग्रेनविल ऑस्टिन है जो कि एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, इन्होंने कहा था कि उन्होंने इनके अलावा और जितने भी हमारे वेरियस अदर क्रिटिक्स थे वो बताते थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है या फिर सोवरेन बॉडी नहीं है। ठीक है। लेकिन हमने इसको बाद में चल के बताया था कि ये हमारी एक तरह की सोवरेन बॉडी क्यों नहीं है या फिर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी क्यों नहीं है। तो रिप्रेजेंटेटिव हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसलिए है क्योंकि इसके जो इलेक्शन हुए थे वो हमारे बेस्ड नहीं थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस पे बेस्ड। ठीक है। तो हमारे डायरेक्टली इलेक्शन कंडक्ट नहीं किए जा रहे थे, तो इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कह सकते हैं ये हमारी एक तरह की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। ठीक है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस आप समझते होंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस हमारी टर्म रिलेटेड होती है कि जितने भी हमारे एजड मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं कंट्री के, उनके पास वोटिंग राइट होना चाहिए, उनके पास जो है वोट देने का खुद का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस के अंदर आता है। और ये हमारा जो लागू किया गया था डायरेक्ट इलेक्शन, ये हमारा इसका जो हमको बेसिक हम कह सकते हैं फ्रेमवर्क रिस्पॉन्स, ये इसको जो बनाकर तैयार किया गया था कि इसका फ्रेमवर्क कैसा होगा, किसके पास वोटिंग राइट्स होंगे, कितनी टोटल पॉपुलेशन हमको वोट कर रही होगी डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर। ये पहली जो मेंशन थी ये हमारी मेंशन थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर। ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट में यही बात की गई थी कि हमारे जो है इलेक्शन कैसे कंडक्ट होंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस पे कंडक्ट होंगे और कितनी टोटल % ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन के पास जो है वोटिंग राइट्स रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिटिसिज्म आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी सोवरेन बॉडी नहीं है। ठीक है। वो क्यों नहीं है, तो यहाँ पे हमारी जो है बेसिकली सोवरेन बॉडी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारी ट्रांसफ़र ऑफ द पावर होता है। ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट टर्म आती है कि हमारी टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन पहले ड्राफ्ट हुआ था, फिर इनेक्ट हुआ था, फिर एनफोर्समेंट हुआ था, उसकी रीडिंग हुई थी क्लॉज बाय क्लॉज, तो इसलिए हमारा एक तरह का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। ठीक है। तो नज़रुद्दीन अहमद जो हैं ये हमारे मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और ये इन्होंने न्यू नेम दिया था ड्राफ्टिंग कम्युनिटी को ड्रिफ्टिंग कम्युनिटी के नाम से। ठीक है। और आप आगे चल कर के पढ़ेंगे कि हमको जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना ड्राफ्ट किया था और उसको एनफोर्समेंट कराने के लिए हमको टोटल 6 मंथ का टाइम पीरियड लग गया था। ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है। वैसे तो हमारा लिखना तो हमारा पहले से स्टार्ट हो गया था, जब आपने देखा होगा कि एम.एन. रॉय जो थे और सोशलिस्ट पार्टी जो थी, ये सारे मेंबर्स ने हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से पहले ही लिखना स्टार्ट किया गया था। लेकिन जो हमारा ड्राफ्ट हुआ था उसके बाद रीडिंग हुई थी, एनफोर्समेंट हुआ था, इनेक्टेड हुआ था, उसमें भी हमारा जो है बेसिकली 6 मंथ लग गए थे। ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, ये हमारी डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस है। ऐसा जो है ये ग्रेनविल ऑस्टिन है जो कि हमारे बेसिकली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उनका कहना है। ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं उस टाइम पीरियड पे क्या था हमारा, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के टाइम पीरियड पे या फिर जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखी जा रही थी, तो हमारी जो मेजर पार्टी थी वो थी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब क्योंकि वो मेजर पार्टी थी तो उसके जितने भी लीडर्स थे
वो रेस्पॉन्सिबल हो रहे थे, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे मेजर कम्युनिटी के अंदर, माइनर कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। तो आप देखेंगे जितने भी मेंबर्स हैं हमारे मेजर कम्युनिटी के अंदर या फिर माइनर कम्युनिटी के मेंबर, वो सारे के सारे हमारे मेंबर्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जो है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस इमर्ज्ड होके आ रही थी एज द मेजर पार्टी, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। Next point is about that it was the lawyer domination, lawyer politician domination, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उस टाइम पीरियड पे हमको जो बेसिकली जब लिखा जा रहा था तो ये इसकी जो आप देखेंगे जो प्रेम्बल की भी रीडिंग है और या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग करने जाएंगे तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है और वो ये केवल लॉयर ही अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि वो एक तो ये हमारा लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है। जितने भी हमारे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए हैं अगर हम उनको कंपैरिजन करें अदर कंट्रीज से, ठीक है, चाहे वो रशिया का प्रेम्बल हो या फिर हमारे यूएसए का प्रेम्बल हो, हमने क्योंकि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमने जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए अदर कॉन्स्टिट्यूशन से मदद ली थी, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मदद ली थी, जहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा रेक ऑफ लॉ, यानी कि यहाँ पे लॉ इज सुप्रीम और सुप्रीम इज लॉ, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड इज लॉ, ठीक है, वो मेंशन किया था। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मेंशन है हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया जुडिशरी रिव्यू सिस्टम, ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मदद ली और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से मदद ली, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से मदद ली। तो इसलिए यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फ्रेम्ड की वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर्ड करके, दैट्स वाई इट बिकेम दी वेरी time consuming, lengthiest and not easy to understand by the individuals of the country of the India. It can be understood by the lawyers only, ठीक है, that's why it is referred to as the lawyers politician domination, ठीक है, dominated by the Hindus। अब ये यहाँ पे जो साइमन है, लॉर्ड साइमन, उन्होंने कहा था कि ये जो बॉडी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये डोमिनेटेड है हिंदू से। इस पे भी कमेंट किया था विंस्टन चर्चिल ने, जिन्होंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केवल एक ही मेजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है इंडिया के अंदर और वो है हिंदू, ठीक है। अब आप देखेंगे क्योंकि वो इसलिए थे क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा बन रहा था तब हमारे बेसिकली क्या हुआ था, ब्रिटिश प्रोविंसेस जा रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड पे जितने भी हमारे एंग्लो क्रिश्चियंस हैं, यूरोपियंस हैं, ठीक है, तो ये सारे पार्ट नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम कराने के लिए। दैट्स वाई इट बिकेम एज दी हिंदूज पैराडाइज, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स गिवन है, जैसे कि यहाँ पे एलिफेंट जो है वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। BN राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र, जिसको हम लीगल एडवाइज़र भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। SN मुखर्जी जो है हमारे ड्राफ्ट्समैन हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन का पॉइंट है कि हिंदू टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बताया जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा बेसिकली 2 लैंग्वेज के अंदर रिटन है। पहले ही है वो है हमारी बेसिकली हिंदी, जो कि हमारा मेजर लैंग्वेज है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखी जा रही थी, तब जो हमने लैंग्वेज यूज्ड की थी वो हमारी हिंदी थी। बाद में जो है ताकि वो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, वेरियस अदर रेफर्ड कर सकें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है अदर कंट्रीज, इसलिए उसको जो है ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पे यही बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑथोरिटीज टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारा हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया था ये हमारा ऑथोरेटिव टेक्स्ट था, ठीक है। इसकी राइटिंग हुई थी हिंदी के अंदर, बाद में इसको ट्रांसलेशन करके हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश के अंदर कर दिया गया, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन द इंग्लिश। Translation of the Constitution and every amendment shall be constructed to have same meaning as the original text in English। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी हमारा मीनिंग था हिंदी टेक्स्ट के अंदर, उसका मीनिंग हमारा सेम है इंग्लिश टेक्स्ट के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है।
तो जो भी हमारा मीनिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हमारा रिटेन था हमारा हिंदी फॉर्मेट के अंदर, उसको ट्रांसलेट करके किया गया था इंग्लिश फॉर्मेट में। मीनिंग हमारा सेम रहेगा, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, केवल हमने लैंग्वेज बदली है। ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड शैल बी डीम्ड फॉर ऑल पर्पसेस ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। यहाँ पे ये कह रहा है जो ऑथोरेटिव टेक्स्ट है वो हमारा हिंदी ही रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ द इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली बेसिकली, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इम्पोर्टेंट, वो थी हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड। वहाँ पे आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किए गए थे, टोटल 8 पॉइंट उसमें मेंशन थे। बात की गई थी कि हमारे को जो है माइनॉरिटीज़ हो गया, वुमेंस हो गया, हिंदूज़ हो गए, जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। ये हमारी रिटन था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। फिर हमने बात की बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर चेंजेस बात की। वहाँ पे हमने देखा कि पहले जो हमारे प्रिंसली स्टेट पार्ट्स नहीं थे, पार्टिसिपेटेड नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, बाद में उन्होंने जो है पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। इनिशियली पहले 6 स्टेट आए थे प्रिंसली स्टेट, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट थे ये पार्टिसिपेट होने लगे थे बाद में आगे चल करके। फिर अब जब हमारा बेसिकली प्लान आया, कौन सा प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। तो जब हमारा कैबिनेट मिशन प्लान पास्ड हो गया, वो पास्ड हो गया, तो उसके बाद जो है हमारे देखेंगे कि चेंजेस देखे गए किसके अंदर, जैसे कि ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं वो हमारी कम हो गई, मुस्लिम लीग वहाँ से चली गई थी, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी सीट्स थी वो हमारी कम हो गई थी, ठीक है, ये हमने बात की गई थी। जैसे कि यहाँ पे 296 से 229 बची थी हमारी ब्रिटिश प्रोविंसेस की सीट्स, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स हमारे रिड्यूस हो गए थे। फिर इसके कुछ अदर फंक्शंस हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया जनवरी 24, 1950 के अंदर। फिर हमने बात की कि कम्युनिटीज़ जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे वो कौन कौन सी हैं। तो हमारी 2 टाइप की कम्युनिटी होती हैं, मेजर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है मेजर वर्क को संभालने के लिए, इसके अंदर जो है हमारी यूनियन पावर कम्युनिटी मेजर कम्युनिटी के अंदर रूप में आती है, और इसके जो हेड हैं वो हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू। माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारी वर्क करती हैं बिलो दी मेजर कम्युनिटी, इनका वर्क इतना ज़्यादा नहीं होता है। इसके अंदर जो एग्जांपल्स आप दे सकते हो, जैसे कि हमारी फाइनेंस कम्युनिटी हो गया और हाउस कम्युनिटी हो गया। फिर हमने बात की ड्राफ्टिंग कम्युनिटी की, जहाँ पे हमने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो ड्राफ्ट हुई वो ड्राफ्ट हुई हमारी BR अम्बेडकर के द्वारा, ये उनके चेयरपर्सन थे, ठीक है, और वेरियस मेंबर भी थे इनके अलावा, लेकिन जो हेड थे वो थे हमारे BR अम्बेडकर। फिर हमने देखा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इनेक्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होने के बाद हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एनफोर्समेंट हुआ, उसके बाद देखा हमने रिगार्डिंग क्या क्या, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया, एनफोर्स हो गया, उसके बाद हमारे क्रिटिसिज्म्स क्यों अराइज हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। तो जो मेजर क्रिटिसिज्म अराइज हुआ था वो दिया गया था ग्रीनवेल ऑस्टिन के द्वारा, जिन्होंने बताया था कि इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, सोवरन बॉडी नहीं है, ये बात की गई थी, ठीक है। और बेसिकली फिर हमारा एक तरह का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, क्योंकि ये हमारा लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है, वेरियस अदर कंट्रीज से लिया है, तो इसलिए जो है इसको लिखने में हमको टाइम लगा है, और इसकी फाइनल रीडिंग के अंदर जो हमने क्लॉज बाय क्लॉज करी है उसमें भी हमको ज़्यादा टाइम देना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। टिल देन कीप लर्निंग।